गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैप्पी होली। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी पावरफुल होने वाला है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि कंडीशनिंग जो है, जो कह सकते हैं एक कंडीशन्ड माइंड होता है, उसको उसकी फितरत क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसका चरित्र क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और कंडीशनिंग कैसे बनती है। इसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट पहले किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सिर्फ एक पॉडकास्ट में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जो उस पॉडकास्ट में नहीं क्लियर हुआ था उसको बारे में उदाहरण लेके आऊँगा मैं। आज कुछ नए उदाहरण आए हुए हैं, नया स्टॉक में आया हुआ है उदाहरण, इस पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है, तो मेरी एक बाइक है। मैं बाइक का ब्रांड नहीं बताऊंगा, पर अच्छी बाइक है, मतलब इट्स लाइक बड़ी बाइक है मतलब वो। तो अब वो बाइक जो है उसमें सीन ऐसा हुआ कि उस बाइक का ब्रांड है और महंगी थोड़ी बाइक, थोड़ा टीयर में हाई आती, सुपर बाइक नहीं है मतलब, बट बाइक है अच्छी खासी। तो एक बड़ी कमाल की चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। मैं बात कर रहा था अपनी बाइक के बारे में, तो उसने मेरे से ये बोला कि बड़ी खतरनाक। वहीं से ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है उसका दोबारा आइडिया आया, क्योंकि बिना इस उदाहरण के आप समझ नहीं पाओगे कि कंडीशन्ड माइंड कैसे काम करता है। आपने कृष्ण मूर्ति को सुना, वो आपके सर के ऊपर से चला गया 110%, क्योंकि कृष्ण मूर्ति जी के जितने भी सब्सक्राइबर हो उसमें से हार्डली कोई 0.1% समझ पा रहे होंगे उनको। पहली बात तो कृष्ण मूर्ति जी कभी भी बिना उदाहरण दिए बात करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स बात करते हैं। समझना है तो समझो, नहीं तो अपने आप को बेहतर बनाओ। उनका ये एटीट्यूड है, उनका ये कहना है कि समझना है तो समझो, नहीं तो अपने आप को बेहतर बनाओ। ये उनका कहना है। तो कृष्ण मूर्ति की चाहे वो हिंदी में बात करें चाहे अंग्रेजी में बात करें, वो नहीं समझ में आएगा। मेरा काम यह है कि मैं उदाहरण लेके ज्यादा बात करूं। इस मामले में मुझे ओशो रजनीश सही लगते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो समझ में आती हैं लोगों को, क्योंकि उदाहरण और कहानियां होती हैं बातों में। पर हैविंग सेड दैट, कृष्णमूर्ति के जो थॉट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, नॉट कंपेरेटिवली टू रजनीश। आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ सर्टन वे कि अगर एक एंगल से देखा जाए तो अगर आप कृष्णमूर्ति को समझ जाते हो तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो किसी और गुरु ने नहीं बोली है। जैसे उन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप उस चीज से टैकल करना सीख जाते हो। बट एनीवे, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या समझ में आने वाला है। ये जनरेशन मैगी जनरेशन है। ये मैगी डोमिनोज चीज बर्स्ट जनरेशन है। इस जनरेशन को कुछ नहीं समझ में आने वाला जब तक आप सरलता से नहीं बताओगे, क्योंकि अटेंशन है ही नहीं, अटेंशन खत्म हो चुकी है। और कॉम्प्लिकेटेड चीजों में कौन दिमाग लगाए, कौन अपना सर खाए कॉम्प्लिकेटेड चीजों में, कौन भगवत गीता पढ़े। भगवत गीता इतनी आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। भगवत गीता छांडोक उपनिषद है, मांडोक उपनिषद है। अगर आप इसे उपनिषद उठा के पढ़ोगे तो आपको भगवत गीता इतनी सरल लगेगी जिसकी कोई हद नहीं। और आपको भगवत गीता ही नहीं समझ में आ रही, तो भगवत गीता जब समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब अटेंशन पर। इसीलिए साधना का यहां पे स्थान होता था कि साधना से मन को शांत किया जाए, क्योंकि शांत मन टिकता है। भगवत गीता के श्लोक डिमांडिंग है। जे कृष्णमूर्ति के विचार, उनकी चर्चा, उनकी बातें, उनकी वार्ता, उनके वचन ये डिमांड करते हैं कि आप उनका ध्यान जो है वो उनके ऊपर लगा सको कुछ 20-30 मिनट तक। 20-30 मिनट छोड़ो, ये 15 सेकंड की जनरेशन है। 9:16 इंस्टाग्राम रील्स चल रही हैं यहाँ पे। नंगे चेहरे दिखाओ, नंगा बदन दिखाओ, दुनिया की बातें करो, माँ बहन की गालियां दो,
बड़ा मज़ा आता है इस जनरेशन को। उसी जनरेशन का मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। मैं 30 साल का ही हूं, और 30 साल एक बहुत यंग एज है कंपेरेटिवली। 45-40 साल, 30 साल बहुत यंग एज है। 30 साल की उम्र लिटरली आपको बिल्कुल फील नहीं कराती कि आप 30 साल के हो, अनलेस एंड अनटिल आप साधना कर रहे हो। अगर आप साधना कर रहे हो, जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं कि आप 30 साल के हो। लेकिन कई लोग मेरी उम्र में आते आते थुलथुले हो जाते हैं, शरीर लिए बैठे हुए हैं, बीवी आ रही है ऊपर बैठ जा रही है, थोड़ा हिला लिया, हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, वो भी उनकी हिम्मत नहीं कि रोज कर पाए, क्योंकि रोज करने के लिए 17 साल का शरीर चाहिए। 17 साल का शरीर है नहीं, मैगी खा रहे हैं। और खाने के ऊपर ज्यादा इनका वो है कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप ज्यादा स्वस्थ। अरे भैया, खाना आपको स्वस्थ खाना ही खाना है, लेकिन ये मत सोचो कि कसरत नहीं करना है। लोगों का पेट खराब होता है, लोग उसमें भी कुछ नया खाना बता देते हैं, कहते हैं अच्छा पेट खराब है, पानी और हींग का पानी पी लो, हींग का पानी पियो। अरे भैया, जब पेट खराब है तो दही नहीं खाना है, ना हींग का पानी पीना है, दवा खाइए और खाली पेट रहिए। खाना नहीं खाना है उस वक्त, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी खाना खा लो। कुछ खाना बताएंगे कि हींग का पानी पी लो, दही खा लो, ये अरे भैया क्या करोगे? आपको पतली पॉटी हो रही है, आप समझ रहे हो? आपको दवा लेनी है, आराम करना है, रेस्ट करना है, पानी पीना है, गर्म पानी पियो। नहीं नहीं नहीं, हींग का पानी पियो, दही खाओ, दलिया खा लो, दाल खा लो। जब भी पेट खराब होता है तो जो जानवर होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मैं टॉपिक से डिविएट नहीं होऊंगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बोल दिया, बट एनीवे ये थोड़ा सा है एक्चुअली। तो कुछ 2 महीने पहले की बात है, अब थोड़ा सा ध्यान बढ़ा लीजिए अपना आप लोग, अभी तक नहीं था तो ठीक है। कुछ 2 महीने पहले की बात है, तो मेरा दोस्त आके पूछता है बाइक के बारे में। तो मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ देखी कि बड़ी कमाल की चीज़ की। उसने मेरे से बोला कि अब तूने बाइक खरीद ली है तो अब तो लोग तेरे को मुड़ मुड़ के देखते होंगे, 10 लोग पूछते होंगे आके, फ़ोटो खिंचाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ मतलब ऐसा होता है बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब और कोई बहुत अच्छी बाइक भी नहीं है, मतलब वही 2.5-3 लाख की रेंज की है मेरी बाइक, 2-2.5 लाख की रेंज की। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो रेंज होती है उससे थोड़ी सी ऊपर है, उतनी कोई खास बाइक भी नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, ये होता है कि लोग जैसे खड़ी है तो फोटो खींच लिया, या मुड़ मुड़ के लोग देख रहे हैं, है ना। तो यही सब उसने मेरे को बोला। उसके बाद उसने बताया कि मैंने भी 2012 में एक बाइक ली थी और मुझे भी ऐसे ही लोग देखते थे, ये वो फोटो खींचते थे वगैरह, पूछते थे कितने की है, क्या कैसे क्या। मुझे बड़ी कमाल की चीज़ वहाँ से नज़र आई और मैंने उसको पिकअप किया। मैंने कहा ये पिकअप करना ज़रूरी है। उसको पिकअप करके मैंने पॉडकास्ट में डालना था और आज मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ वो चीज़। तो नया अभी ऑब्जर्वेशन है, देखिए, हम जैसे हैं हमें दुनिया वैसी दिखती है। अगर हमने बाइक खरीदी है शो ऑफ के लिए, तो हम सामने वाले ने अगर बाइक खरीदी तो हम यही सोचेंगे कि सामने वाले ने भी बाइक इसीलिए खरीदी क्योंकि उसको शो ऑफ करना है। हो सकता है सामने वाले ने बाइक स्पीड के लिए खरीदी हो, एक्सीलरेशन के लिए खरीदी हो, पिकअप के लिए खरीदी हो सकता है सामने वाले ने कार खरीदी हो बिकॉज उसको ड्राइविंग अच्छी लगती है, उसको राइडिंग अच्छी लगती है। हो सकता है उसकी खुली हवा अच्छी लगती हो सकता है उसको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि BMW है या मर्सिडीज है। हो सकता है उसने इसलिए खरीदी हो क्योंकि उसको इंजन अच्छा मिल गया है, हॉर्स पावर अच्छी है। लेकिन क्योंकि तुम मर्सिडीज को एज अ स्टेटस देखते हो, तो तुम्हारे सामने कोई भी जब खरीदेगा कुछ
तो तुम उसको एज अ स्टेटस ही देखोगे। मतलब ये जो कहावत है ना कि हमें कंडीशनिंग में वही दिखता है जो हमारे सामने होता है, मतलब जो हम खुद हैं हमें वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। मतलब क्या, हमारी मान्यता हमारे आंखों के सामने आ चुकी है, और जब हम उस मान्यता के लेंस से, उस मान्यता के फिल्टर से कुछ देखते हैं तो हमें सिर्फ वो मान्यता दिखती है, हमें और कुछ नहीं दिखता। हमें वो बिलीफ दिखता है, हमें वो डिजायर दिखता है, हमें वो कंडीशनिंग दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। अगर हमने एक व्यक्ति ने कार खरीदी, बाइक खरीदी ड्राइविंग के लिए, राइडिंग के लिए, और तुमने हमेशा बाइक और कारें खरीदी हैं दिखावे के लिए, स्टेटस के लिए, तो सामने वाले को भी तुम उसी नजर से देखोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने वाले ने बाइक खरीदी है, कार खरीदी है किसी और कारण की वजह से, लेकिन तुम हमेशा जब भी कार बाइक खरीदते हो उसको हमेशा तुम अपने स्टेटस को, शो ऑफ के लिए खरीदते हो। तो तुम जैसे हो, द वे यू आर, यू थिंक दैट द अपोजिट पर्सन इज ऑल्सो द सेम। मतलब तुम जैसे हो वैसे ही सामने वाले को भी देखते हो। इसका मतलब तुम्हें वो ही लेंस दिख रहा है, वो मान्यता का लेंस दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ वो बिलीफ का लेंस दिख रहा है। मतलब तुम मान्यता देख रहे हो, तुम वास्तविक दुनिया नहीं देख रहे हो, तुम मान्यता देख रहे हो। तुम्हें एक्चुअली में अपनी कंडीशनिंग ही दिख रही है इस दुनिया में। ये सारा खेल जो है वो कंडीशनिंग का है, सारा खेल कंडीशनिंग का है। इसमें जो भी आदमी आपके सामने कार खरीदेगा, आपको भी लगेगा कि वो शो ऑफ के लिए ही खरीद रहा है। हो सकता है उसने शो ऑफ के लिए ना खरीदी हो, और हो सकता है खरीदी हो, लेकिन आपको यही लगेगा और आपको विश्वास होगा, और आप उससे वही बात करोगे कि भाई लोग तो काफी तेरी फोटो खिंचाते होंगे, तेरे से कार का रेट पूछते होंगे, बोलते होंगे कि मेरे को कार में बैठा लो, यही बोलते होंगे। आप उससे बातें भी वैसे ही करोगे। तो हो सकता है किसी ने लॉजिकली खरीदा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपने मान्यता में ढाल दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। हमारे घर में कुछ गांव की औरतें हैं। अब हर घर में गांव की औरतें होती, गांव वाली मेंटालिटी होती है। मतलब मेरे परिवार में नहीं, पर दूर के रिश्तेदारों में। तो अब एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बेटे और बेटी की आपस में नहीं पटती। तो कोई थर्ड पार्टी आके जब उनकी लड़ाई करवाता है, तो उनकी मम्मी को ये लगता है कि वो थर्ड पार्टी ने लड़ाई करवाई है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने करवाई, हो सकता है ना करवाई हो सकता है कि आपकी सोच वैसी है, हो सकता है आप अपनी ही सोच में पूरी दुनिया को ढालने की कोशिश कर रहे हो, और यही होता है। हम इतने भयंकर कंडीशनड हैं। पहली चीज तो कंडीशनिंग चालू कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करें। बचपन से लेकर अभी तक हमारे अंदर कुछ मान्यताएं डाली जाती हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स डाले जाते हैं, कुछ थॉट्स डाले जाते हैं, कुछ डिजायर डाले जाते हैं, और ये बड़े होके हमारे लिए सबसे ऊपर हो जाते हैं, सर्वोपरि हो जाते हैं, यही मान्यताएं। और हम उन्हीं को प्रिवेंट करने लगते हैं, फिर आगे प्रमोट करने लगते हैं दूसरी श्रेणी को, दूसरे जनरेशन को। जैसे एक टेररिस्ट है, उसके अंदर बचपन से बोला गया कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। वो बड़ा होगा, उसको वाकई में, वास्तविकता में यही लगेगा कि कश्मीर हमारा है, लेकिन और दुनिया बुरी है। लेकिन अगर इसको पता करना हो कि एक्चुअली कश्मीर हमारा है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अनबायस्ड होके क्वेश्चन करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो अगर किसी भी बिलीफ सिस्टम से, किसी भी कंडीशनिंग से आपको निकलना है, तो आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा अनबायस्ड होके। एक आदमी है जो हर चीज में ब्रांड देख रहा है,
उस व्यक्ति को हर जगह ब्रांड ही दिखेगा। हो सकता है किसी ने जीन्स खरीदी हो अच्छे कपड़े के लिए, लेकिन उसको यह लगेगा कि जीन्स इसने खरीदी अच्छी नहीं, इसने दिखावे के लिए जीन्स खरीदी। अरे भैया, आप दिखावे के लिए खरीद रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाला भी खरीद ले। हो सकता है ना खरीद रहा हो और हो सकता है खरीद रहा हो। तो क्या हम अपनी मान्यताओं को साइड रख के देख सकते हैं, या फिर हम अपनी मान्यताओं को ही सामने दुनिया में थोप दें? तो जब ये दोस्त मेरी बाइक को लेके ऐसा बोला, मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो बात कही थी ना जय कृष्णमूर्ति जी ने, कि एक्चुअली आपको वही दिखता है जो आप हो, इसका मतलब यही होता है। मतलब आपको हर जगह ब्रांड दिखता है तो आप कोई भी और अगर व्यक्ति ब्रांड लेगा तो आपकी आंखें चमक जाएंगी और आपको लगेगा उसने ब्रांड इसी वजह से लिया है क्योंकि आप जिस वजह से ब्रांड लेते हो। तो ये पूरा का पूरा यहां पे स्ट्रक्चर है। अब ये कंडीशनिंग जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई है। और सोसाइटी की ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके ऊपर आ चुकी हैं, जैसे कि शादी करना ही चाहिए, शादी नहीं करोगे तो आउटकास्ट कहलाओगे, यू विल बी आउटकास्ट, यू विल बी अ विचित्र अजीबो गरीब पर्सन। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपने शादी नहीं करी तो ये सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं। तो आदमी सोचता है अरे यार मैं सबकी शादी हो रही है, अभी मेरे मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों की शादी हो गई, कुछ दोस्त मेरे बचे हुए हैं फॉर्चुनेटली, कुछ लोगों की शादी हो गई। अब बाकी सब मेरे से बोलते हैं अरे यार इसकी भी शादी हो गई, अरे यार उसकी भी शादी हो गई, अरे यार इसकी भी शादी हो गई, अरे इसके बच्चे भी हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है और अच्छा लग रहा है, ऐसे मेरे को आके बोल रहे हैं लोग। मैंने कहा यार क्या हो गया, मतलब शादी हुई है, बच्चा हुआ, क्या ऐसा हो गया? कहते नहीं यार अपने यार सबकी शादी हो गई यार, हम ही बचे हुए हैं सिर्फ। मैंने कहा ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, शादी की कोई अचीवमेंट है क्या? कि बच्चा पैदा करना कोई अचीवमेंट है क्या कि आपने बच्चा पैदा कर लिया, आप पूरे जगह जश्न कर रहे हो? ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, वो तो आप अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना? लेकिन अचीवमेंट थोड़ी है कोई कि आपने कुछ मतलब आपकी बड़ी जॉब लग गई हो या कुछ हो तो समझा भी जाए। तो कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग, जो सोसाइटी में रह के सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं। जैसे सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं पुराने में, फिर नए में आ जाओ तो रजनीश है, ओशो रजनीश, है ना? और आज एकदम नए में अगर आ जाओ तो कुछ लोग हैं जो सच में क्वेश्चन करते हैं सोसाइटी को और उसके तथ्य तक जाते हैं, उसके फैक्ट तक जाते हैं, वस्तुता देखते हैं कि एक्चुअली में असलियत है क्या, वास्तविकता क्या है। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब यही होता है। व्हाट इज रियलिटी को एज इट इज कैसे देखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो फिल्टर हटाओ सामने से, आपने जो मान रखा है आपको वही दिखता है। आपने मान रखा है कि अमीर होने से सब कुछ सही हो जाता है। अगर आप एक दिन बाहर निकलो कभी तो आप देखोगे कि एक आदमी है जो BMW में जा रहा है, उसकी शक्ल देखो कभी ध्यान से, बहुत केयरफुली, आपको समझ में आएगा कि ये आदमी खुश है कि दुखी है। उस आदमी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, न्यूट्रल होगा वो, और या तो गुस्से में होगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं।
तो जिस लाइफ को आप अचीव करना चाहते हो वो लाइफ तो क्वेश्चन करके खत्म हो गई। अब क्या पैसा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे को अय्याशी करनी है या पैसे को आपको यूज करना है अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अल्टीमेट दिखावा एक बड़ी खतरनाक चीज है जो ये लोग करते हैं, दिखावा, शो ऑफ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ अचीव किया तब भी लोग 2-3 दिन बात करते हैं, और अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया तो भी लोग 2-3 दिन बात करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे, अब जैसे मैं संदीप महेश्वरी जी के शो पे गया था, या मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे कॉलेज में, 2 ही 3 दिन बात करी थी लोगों ने। अब 1 लाख सब्सक्राइबर होना पूरे कॉलेज में किसी के नहीं हुए हैं, सिर्फ मेरे हुए थे। और मेरे कॉलेज में ऑलमोस्ट 10,000 लोग तो होंगे ही, पूरे यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ने गया था वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग थे। और मेरे कॉलेज में सिर्फ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट होंगे 1,000 लोग। तो अब एक बात बताइए, सबको पता था, लेकिन कितने दिन बात हुई? 2 या 3 दिन। वैसे ही मैं कई बार फेल हुआ था, तो मेरे क्लास में भी लोगों ने बात करी 2 या 3 दिन। अब कई बार ऐसा होता है गलत शादियां हो जाती हैं, जैसे कि लड़का सुंदर है या लड़की बदसूरत है, और लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बदसूरत है, या दांत टूटे हुए हैं, या हाइट डिफरेंस है, या मोटे हैं, एक मोटा है एक पतला है। तो कितने दिन बात करते हैं लोग? 2 या 3 दिन बात करेंगे। देखिए, आपको लगता है ना ये लोग बात करेंगे, वो लोग बात करेंगे, वो बात जरूर करेंगे, 100% बात करेंगे। बात करने से तो रोक ही नहीं सकते आप, लेकिन 2 या 3 दिन बात करेंगे बस। आज अगर आपने मर्सिडीज खरीद लिया तो भी लोग 2 या 3 दिन बात करेंगे। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके आसपास लोग हो गए, क्लासमेट्स हो गए, ये सब 2 या 3 दिन बात करेंगे। आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, 2 या 3 दिन लोग बात करेंगे। आपने कहीं अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इस बात को। 2012 में मैंने 50,000 रुपये जीते सिंगिंग में। तो पहले तो मेरी जो मामी हैं वो लोग कहने लगे कि अरे चेक वेक नहीं आएगा, ऐसे ही सब बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर चेक आ गया, मैंने सब जगह बता दिया था कि मैं जीता हूँ 50,000। तो चेक आ गया। जिस दिन चेक आया उस दिन सबको पता था कि चेक आ चुका है, ठीक है। वो अलग है कि मैंने उसमें पिज़्ज़ा खाया, 4-5 हज़ार का तो मैं पिज़्ज़ा खा गया था, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन बात हुई। अब बीइंग अ 19-year-old guy, I was 19-year-old at that time, 19 year, being a 19-year-old person, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने सिर्फ 2 या 3 दिन बात करी। तो ये जो मान्यता है कि लोग क्या कहेंगे, अवश्य कहेंगे, लेकिन 2 या 3 दिन मैक्सिमम। चांद पे लोग गए जब 1972 में चांद पे जाने वाला था यूएस। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बात सिर्फ 1 महीने हुई थी। 1 महीने हर घर में बात हुई थी कि देखो अमेरिका चला गया। और यहां इंडिया में तो 10 दिन हुई थी सिर्फ, क्योंकि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो 8 से 10 दिन लोगों ने अमेरिका की तारीफ करी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, और जो और लोग गए थे साथ में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनकी तारीफ करी, सबकी तारीफ। लेकिन कितनी देर तक तारीफ करी? 8 या 10 दिन तक। वैसे ही लोग सिर्फ 2 या 3 दिन बात करते हैं। कपिल शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ सही भी हो गया, 2 या 3 दिन। नरेंद्र मोदी को कुछ बोल दिया था उसने, खत्म हो गया, 2 या 3 दिन बात हुई बस। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, सुशांत सिंह राजपूत की कंट्रोवर्सी हुई थी, कितने दिन बात हुई? जब तक न्यूज में चला तब तक लोगों ने बात करी।
क्योंकि कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था तो ज्यादा हो गया वो, लेकिन उसके बाद सब थम गया। इस दुनिया में कुछ नहीं रुकता है, वक्त सब भुला देता है। कुछ भी याद करने, अगर कल मैं मर जाऊं, 1 हफ्ते में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मेरे घर में, 1 हफ्ते में। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे को याद करेगी, हो सकता है 1 साल तक करे, 1-2 साल मैक्स। उसके बाद वो भी कहीं और शादी कर लेगी। कोई रुका है क्या किसी के लिए? मेरे घर वाले हो सकता है 6-7 महीने बात करें, तो उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। आप लोग 2 या 3 दिन में बात खत्म कर दोगे। अरे अच्छा आदमी था, बोलता था, अच्छा बात करता था और काफी कुछ सिखा के गया। अगर ये जिंदा रहता तो पक्का ओशो की तरह ये कुछ उखाड़ देता लाइफ में। जिस हिसाब से आदमी जा रहा था, उस हिसाब से जब तक कृष्ण मूर्ति के लेवल पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये रुकता नहीं, लेकिन मर गया बेचारा। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन मरा है कौन नहीं मरा है। आपको क्या पता है ना? तो चक्कर ये है सारा कि ये वक्त जो है हर चीज भुला देता है, रुकता नहीं है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इनफैक्ट समय के साथ साथ समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है और किसी और चीज को रुकने भी नहीं देता है। 2 कैटेगरी है, एक है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है बट ऑब्वियस, और दूसरा समय किसी और चीज को भी रुकने नहीं देता। अगर आप एक थॉट पकड़ के रखो कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, हार्डली आप 1 साल तक रखोगे। 1 साल बाद आप छोड़ दोगे उस थॉट को, लेट गो कर दोगे। तो समय हर चीज को जाने देता है, होल्डिंग एटीट्यूड नहीं है। ये नेचर इतना ज्यादा नेगेटिव है, जालिम है, जिसकी कोई हद नहीं है। हम नेचर की पॉजिटिव ब्यूटी साइड देखते हैं, पर नेचर की जो सबसे गंदी साइड है वो नहीं देखते। और जितना ज्यादा कठोर है नेचर, जितना ज्यादा ये नेचर, ये जो सृष्टि है वो बेरहम है, उसकी कोई हद नहीं है। इतने फ्रीडम फाइटर आए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, किसी को कोई याद नहीं करता। करते हैं, जब बर्थडे आएगा तो करेंगे, थोड़ा बहुत याद कर लिया। कहीं भी कोई रेप हो रहा है, नेचर को कोई मतलब नहीं है। कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, नेचर को कोई मतलब नहीं। मर्डर हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं भगवान है कि नहीं, बताइए। मेरे को क्या पता भैया, मेरे को कुछ नहीं पता है। ये सब फालतू की बातें मेरे से मत पूछा करो। मैं कह रहा हूं अगर है भी तो 5 महीने के बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं देख रहा? और अगर नहीं भी है तो नेचर तो देख रहा है। जहां पे बलात्कार होता आसपास पेड़ पौधे तो होंगे, उनको तो वो तो आपस में क्वांटम इंटैंगलमेंट है, कनेक्टेड है सब कुछ, तो कुछ तो होना चाहिए ना। एक से एक बीमारियां हैं, क्या वो बीमारियां नेचर का पार्ट नहीं है? ऐसी ऐसी बीमारियां हैं उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हमें गुलाब के फूल से प्यार है। हम गुलाब का फूल तोड़ेंगे, उसको सूंघेंगे,
हमें लगेगा अरे वाह क्या सृष्टि है, अति उत्तम, आनंद आ गया। अरे भैया आनंद आ रहा है, उतने ही लेवल पे पीड़ा भी आ सकती है, उतने ही लेवल पे कष्ट आ सकता है। कोरोना वायरस, ट्यूबरक्लोसिस का वायरस, एड्स, ये सब नेचर के पार्ट नहीं है क्या? हम नेचर को ऐसा पॉजिटिव क्यों देखते हैं? हम पहाड़ों पे खड़े हुए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी खतरनाक लैंडस्लाइड की वीडियो। मतलब वो पत्थर पहाड़ से ऊपर रोल करते हुए आया और पूरे ब्रिज को तोड़ दिया, और वही खूबसूरत वादियां, वही सब कुछ, वही सब कुछ बढ़िया पहाड़, वहीं पे लोग जा रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशे की बोतलें खोली हुई हैं। उनको लगता है कितना प्यारा है नेचर, हमसे प्यार करता है। नेचर कुछ प्यारा वैरा नहीं है। नेचर बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आपका इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड है तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन नेचर अपने दूसरे साइड को एक्सप्रेस करने लगेगा ना, तो आपकी सिट्टी बिट्टी बुल हो जाएगी, गुल हो जाएगी। वो ही पानी है, वो ही स्थिर पानी है। वहां पे आदमी जाके नहाता है, नदी की बात कर रहा हूं। वही नदियां हैं, वही झरने हैं। आदमी जाता है, कपड़े उतारता, नंगा होके नहा रहा है आदमी, एकदम से बाढ़ आ गई, वही पानी है। पानी वही है, लेकिन लोग कहेंगे नेचर बड़ा प्यारा। नेचर कोई प्यारा वैरा नहीं है, और ना ही नेचर कोई बहुत दुष्ट है। नेचर भयंकर भी है और नेचर प्यारा भी है। हमें दोनों साइड देखनी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक लोग भयंकर साइड देखेंगे, कुछ लोग, और कुछ लोग देखेंगे आहा मजेदार साइड। ओले कितनी क्यूट बर्ड है। हाँ, टाइगर को करो, बर्ड को तो तुम करोगे ही, और बर्ड को भी करना है तो उसको करो ना, वल्चर को करो, वल्चर को, गिद्ध को। फिर देखो क्या करता है आपके साथ। ऐसी ऐसी बर्ड्स हैं जो लकड़ियां तोड़ देती हैं। वुड पैकर एक बर्ड है, वो क्या करती है कि लकड़ी को काट के उसके अंदर ठोक ठोक के उसको चीरती है, उसके अंदर घोंसला बनाती है। बचपन में मुझे काफी फैसिनेट किया था वो, कि वो पूरा अपना बीक से बनाती है। पीक या बीक क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। टाइगर को खिलाओ, कितना क्यूटू डॉग है, टाइगर को खिलाओ। कुत्ते को क्यों खिला रहे हो? टाइगर को खिलाइए। मेरा पॉइंट यह है कि हम क्यों एक साइड देखते हैं सिर्फ? क्योंकि हमारा माइंड दिखा रहा है तो हम देखते हैं, और आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली हमारा माइंड प्रोग्राम्ड ही है प्रकाश देखने के लिए। हमें बाय डिफॉल्ट प्रकाश पसंद है, अंधेरा पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो प्रकाश रूपी हैं। मतलब हमारे जो सेंसेस है वो डिजाइंड ही हैं ऐसे कि हमें प्रकाश पसंद है। पर एक उल्लू को, एक चमगादड़ को अंधेरा पसंद है। तो हमें क्या करना है एज अ ह्यूमन बीइंग? अगर हम सेंसेस के थ्रू जाएं तो हर चीज हमें भिन्न लगेगी। क्या ये दुनिया वास्तविकता में भिन्न है या एक ही है? तो ये कौन पता लगाएगा कि ये दुनिया एक ही है? इस दुनिया में हर चीज एक ही है। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं। क्या आप प्रमाण दे सकते हो आप ब्रह्म हो? डू यू हैव एनी एविडेंस ऑफ एनी काइंड कि आप ही ब्रह्म हो, या आपको शक है अभी भी? अगर शक है तो इसका मतलब पता नहीं अभी। तो प्रमाण क्या है कि आप ब्रह्म हो? और प्रमाण पता लग भी गया तो क्या करोगे उसका? उससे क्या होता है?
एक प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो एक प्रकार की प्रॉब्लम यह है कि आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया की और भी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ एक प्रकार की प्रॉब्लम खत्म करता है, वो है कि मैं आइसोलेटेड हूं, मैं अलग हूं सबसे, और मैं अकेला हूं, मेरे इस भीड़ में मैं अकेला हूं। अकेलेपन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी 100%, अगर आपको ये पता चल गया कि आप ब्रह्म हो। क्योंकि अब क्या है कि अब जो आइडेंटिफिकेशन है वो कॉस्मिक हो गई है। अभी तक पहचान ये शरीर था, अभी तक ये था कि या तो हम माइंड है या तो बॉडी है। बट जब आपको ये पता चल जाता है कि आप प्योर कॉन्शियसनेस हो, चैतन्य हो, तो उस वक्त के बाद आपकी जो स्मृति है वो उसमें ये आ जाता है कि आप क्या हो एक्चुअली में, वास्तविकता में क्या हो। फिर आपको बड़ी चीजें छोटी दिखने लगती हैं। लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स का क्या, वो तो वहीं रहेंगी। और भी प्रॉब्लम होती ना दुनिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी किसी और के साथ सो गई, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम क्या इससे सॉल्व हो जाएगी? या फिर आपकी जॉब चली गई, या फिर आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े थे, चले गए, जीरो हो गया। चाहे सेल्फ रियलाइजेशन हो चाहे ना हो, अगर आपने अटैचमेंट को टच किया तो आपको अटैचमेंट का दंड उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में एक अज्ञानी को मिलता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को बराबर दंड मिलता है। ज्ञानी कौन है? वो जो जानता है मैं कौन हूं। अज्ञानी कौन है? वो जो जानना नहीं चाहता कि मैं कौन हूं। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को पता है कि मैं कौन हूं, अगर वो मोह माया में फंसेगा तो उसको भी एग्जैक्टली दंड मिलता है। मतलब क्या कि अगर आप प्यार करोगे जो कि अज्ञानी है, और अगर मैं प्यार करूंगा जो ज्ञानी है, दोनों ही मोहब्बत करेंगे एक लड़की से, और दोनों को ही लड़की बिट्रे करेगी, धोखा देगी, दोनों को ही उतना ही दर्द होगा। दर्द का बंधन से डायरेक्ट कोरिलेशन है, और बंधन का यानी मोह का आत्मज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हर एक प्रॉब्लम आत्मज्ञान से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान से सिर्फ आत्म की समस्या का हल होता है। पहचान सही हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी और भी समस्या, 99% समस्या आपकी वही है, 1% समस्या सही हो गई। वो 1% काफी भारी थी वैसे बाय द वे, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज जो है वो सही हो गई। लेकिन अब क्या करोगे? बाकी समस्या का क्या करोगे? तो अब सवाल यह आता है कि ये जो कंडीशनिंग है, इसका ज्ञान से यानी आत्मज्ञान से क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्ट है? सबसे पहले तो कंडीशनिंग जो है वो एक ऐसी चीज है कि उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे अगर आपके सामने लाल बत्ती जल रही है और आप नॉन कंडीशन, मतलब आप कंडीशनिंग में नहीं हो, आप अनकंडीशनड हो, आपका माइंड अनकंडीशनड है, और मेरा माइंड कंडीशनड है, और मेरे सामने लाल बत्ती जल रही है, आपके सामने भी लाल बत्ती जल रही है। तो अगर मैं कंडीशनड हूं लाल बत्ती ना देखने के लिए, तो मुझे लाल बत्ती नहीं दिखेगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। और आप अनकंडीशन हो, आपको लाल बत्ती दिखेगी। वही वास्तविकता है, वही रियलिटी, वही दुनिया, सब कुछ वही, लेकिन मुझे लाल बत्ती नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड कंडीशन है। मैं जब भी देखूंगा, आंखें खोलूंगा, मुझे वो फिल्टर दिखेगा, वो चश्मा दिखेगा, जिस चश्मे से मैं इस दुनिया को देख रहा हूं। अगर मैं
भौतिक वस्तुओं को एज अ शो ऑफ देखता हूं, तो और किसी ने भी अगर कुछ खरीदा तो हम मुझे यही लगेगा कि इसको भी ये भी शो ऑफ के लिए खरीद रहा है। मतलब अगर मैं झूठा हूं तो मुझे पूरी दुनिया झूठी लगेगी, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे पूरी दुनिया सच्ची लगेगी, अगर मैं चोर हूं तो मुझे हर कोई चोर लगेगा। देखिए, इसमें समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से काम करता है। बड़ा बारीक है ये, इसको समझना है। रियलिटी को एज इट इज कैसे देखना होता है। पहली चीज तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो फिल्टर क्या है। उसके बाद उस फिल्टर से क्वेश्चन करना है कि वो क्वेश्चन क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्टर है, एक वही पुराना लेके चलते हैं कि 30 से पहले शादी कर लेनी चाहिए, या अगर शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे। जैसे आजकल मेरे घर में यही हो रहा है कि अरे पार्थ की तो शादी नहीं हुई, आवारा निकल गया। मैंने कहा ये अलग अलग नियम कानून आते हैं रोज नए, कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आवारा निकल गया। तो क्या ये कंडीशनिंग मेरे ऊपर सवार हो रही है? बिल्कुल। लेकिन मैं इसको क्वेश्चन करके ब्रेक डाउन कर ले रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं क्या ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब पे अप्लाइड है? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो शादी नहीं करते? और शादी करके भी ऐसा क्या हो गया? क्या मैं इस बात से वाकिफ हूं कि औरत में सुख नहीं है? क्या मैं इस बात से वाकिफ हूं कि शादी करने के बाद कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है? बीच बीच में साल 2 साल में 6-7 बार आपको थोड़ी बहुत खुशी होगी। वो भी साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। मान लो आपकी खुशी हो गई 6-7 दिन, 8 दिन। किसी पर्टिकुलर डे पे आपको अपनी वाइफ बहुत अच्छी लगेगी, बाकी टाइम आपको 25-26 दिन जो बचे हुए आपको आपका हस्बैंड या वाइफ ऐसे ही लगेंगे। तो अब सवाल यह आता है कि आदमी शादी करता सुख के लिए, लेकिन फंस जाता है, सुख मिलता नहीं। तो ये लोग जो मेरे को आवारा बोल रहे हैं, लेट्स से कि आवारा निकल गए, क्या मैं सच में आवारा निकल गया? आज यूथ जो है उसमें से कुछ लोग समझदार हैं जो एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि शादी करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। जो शादी ना करे उसका जीवन कोई बहुत खराब नहीं हो गया है। इनफैक्ट खराब हुआ ही नहीं है, अच्छा ही हुआ है। क्योंकि जीवन में ये बड़ी कमाल की बात है, पता नहीं कितने लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। जितना ज्यादा भौतिक का भोग करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है, तुम्हारी आजादी, स्वतंत्रता छिनती है तुमसे। देखिए, आपने शादी करी, आपने भौतिक से बोला कि मेरे को उधार चाहिए, सुख उधार चाहिए, तो कहता है क्या चाहिए आपको? विवाह दो, विवाह। तो भौतिक ने कहा ठीक है, ये लो विवाह, आपको सुख प्राप्त हो गया। आपको 2 साल बाद पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहा है आपसे ये, और वो जो इंटरेस्ट है भौतिक का, वो इंटरेस्ट जो है वो आपकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। आपने शादी तो कर ली, लेकिन अब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकते हो, और अगर जाना चाहो तो बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने शादी तो कर ली, लेकिन हर चीज आप दोनों के नियम के हिसाब से होगी घर में। कई बार वो एग्री करेगी, कई बार नहीं करेगी। शादी से पहले आप कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। शादी के बाद हो सकता है आपको रात में 10 बजे ही सोना है, हो सकता है आप 3 बजे तक, पहले आप 3 बजे सोते थे सुबह, अब वो आपकी फ्रीडम छिन गई, अब आपको 10 बजे सोना है ना।
कई ऐसी चीजें होती हैं शादी के बाद जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे बच्चा हो गया तो अब वो स्कूल जा रहा है, अब आप और आपकी वाइफ कहीं बाहर नहीं जा सकते, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दूसरी चीज, आपकी शादी हो गई, सुनना ध्यान से सुनना, आपकी शादी हो गई, अब आपको हर महीने 30-40 हजार रुपए लाने ही लाने हैं, घर में आपको पैसा देना ही देना है। तो अब आप चाहे आपको वो जॉब पसंद है चाहे नहीं पसंद है, आपको वो जॉब करनी ही करनी है। शादी नहीं करते तो हो सकता है कि आप कुछ भी कर सकते थे, हो सकता है आपको जॉब ना करनी पड़ती, लेकिन अब आपने शादी कर ली है तो अब आपको घर में पैसा लाना है, और पैसा फिर आप कहीं से भी लाओगे। मेरे जान पहचान में इतने लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो करते करते शादी कर लिए, अब वो पैशन तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं ऐसे दफ्तरों में जहां पे उनका 1% इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने भौतिक से सुख लिया, लेकिन भौतिक आपसे इंटरेस्ट भी लेता है, और वो इंटरेस्ट बताएगा नहीं। मतलब इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कीमत ना हो, हर चीज की कीमत है, और वो कीमत आपको अपनी फ्रीडम से देनी पड़ेगी। आपने कहा मुझे संतान सुख चाहिए, मुझे बच्चा पैदा करना है, उसकी भी अपनी कीमत है। अब आपके ऊपर और प्रेशर आ गया, अब आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, अब आपको गाड़ी ईएमआई पे निकालनी पड़ेगी, अब आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आपके दिन में, आपके दिमाग में सिर्फ बीवी और बच्चा चलता रहेगा। ठीक है, एक और सिनेरियो ले लेते हैं, एक सिनेरियो और लेते हैं कि लेट से अगर आपके पास बहुत पैसा है और फिर आपने शादी कर ली, तो क्या यहां पे भौतिक कुछ कीमत नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है। आपके पास बहुत पैसा है पर टाइम तो नहीं है ना। आपका सारा टाइम या तो जॉब में जा रहा है, या तो आपकी बीवी के पास जा रहा है, या तो अपने बच्चों में जा रहा है। आपके पास टाइम ही नहीं है। आप एक मैकेनिक की तरह मशीन बन गए हो। यू आर जस्ट अ मशीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं शादी मत करो, मैं सिर्फ उसकी नकारात्मक साइड दिखा रहा हूं जो लोग करते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। शादी की अपनी खुद एक नकारात्मकता है, वो लोग देखते नहीं हैं। उनको लगता संतान सुख, वैवाहिक सुख। तो बेसिकली आपने मिस्टर भौतिक से कहा कि मिस्टर भौतिक, हेलो हाउ आर यू, मुझे वैवाहिक सुख चाहिए। तो वो आपको दे तो देगा, लेकिन बदले में ले भी लेगा बहुत कुछ। वो क्या लेगा? आपकी फ्रीडम। ऐसे ही आपने कहा कि मुझे कार चाहिए, तो आपको दे तो देगा, लेकिन बैंक में आप फंस जाओगे। आपको ईएमआई देनी हर महीने, हर महीने आपको ईएमआई देनी है। लोग क्या करते हैं, 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लेते हैं, फिर ईएमआई भर रहे होते हैं, फिर उनका फोन गिर जाता है। फिर क्या होता है? फोन भी गया, अब पैसे भी देने हैं। ये है मिस्टर भौतिक की रणनीतियां। मिस्टर भौतिक का सिंपल सा कहना है कि या तो मेरे से चीजें लो मत, और अगर लोगे तो मुझे आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वो भी इंक्रीमेंट के साथ, यानी इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा मुझे। तो डोंट टच द मोमेंट यू टच द मटेरियल वर्ल्ड, there has to be some payments done. Now this payment is always done by your freedom. आपके जीवन में जब आप 20 साल के होते हो तो आप बहुत आज़ाद होते हो। जितने भी 20 साल वाले सुन रहे हैं, ये सब आज़ाद है। जैसे ही आप पहुंचते हो 28-29 साल तक, आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं। आपका एजुकेशन लोन, आपका बाइक लोन, फिर आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया सारा,
तो आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। चौथा, पांचवा क्या हो गया, आपकी बीवी, आपके बच्चे, इन दोनों के चक्कर में आपका बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपका पैसा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ठीक है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो इतना आदमी बोझिल हो जाता है कि आदमी आखिरी में या तो डिप्रेस्ड हो जाता है, बीमारी लग जाती है, मर जाता है आदमी फिर। तो क्या यही करना है, या फिर आपके अंदर हिम्मत कैसे आएगी इन सब चीजों को ना करने की, कि अगर आप इन सब चीजों में हो तो भी नहीं हो। जैसे मैं बिल्कुल आउटकास्ट हूं, मेरे घर में मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड की मेरे ऊपर भी नहीं चलती है। मैंने साफ साफ बोल रखा है कि जब मेरा मन होगा तब मैं मिलने आऊंगा। मैं आपसे रिस्पॉन्सिबल हूं, आपको आपका हफ्ते में 4 बार मिलने आपसे आता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा कुछ काम है तो वो मैं छोड़ के आ जाऊं, या मुझे कुछ, या मैं सो रहा हूं तो छोड़ के आ जाऊं। तो मैंने साफ साफ बोल रखा है, मैंने कहा देखो ये चीजें हैं, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, सॉरी। तो सब कुछ मेरे पास है, मैं सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे ऊपर कोई हावी हो सकता है। 2 मिनट लगेगा मुझे छोड़ने में। अभी मेरे पास एक डील आई थी, एक बिजनेस डील थी। बिजनेस डील में क्लाइंट का ये हुआ कि कुछ ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपए की डील थी। अब वो 50-60 हज़ार रुपए की डील मेरे पास आई, लेकिन वो क्लाइंट इतना कमीना था, चिक चिक कर रहा था। पैसे मेरे पास आ चुके थे अकाउंट में, 25,000 रुपए मेरे पास अकाउंट में थे, मुझे उसका इवेंट करना था, लेकिन वो इतना चिक चिक कर रहा था। मुझे शुरू से ही डाउट था कि इसके साथ मेरी हो नहीं पाएगी। तो मैंने उसके पैसे रिटर्न कर दिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। दूसरा आदमी क्या होता है, अरे यार थोड़ा झेल लेंगे ना, ये कर लेंगे, वो कर, नहीं करना भैया, चाहिए नहीं, क्योंकि इतना चिक चिक करोगे, मुझे पता है तुम्हें आखिरी में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है नहीं। जो शुरू में चिक चिक करे वो अंत तक चिक चिक करेगा, ये सिंपल सा रूल है। मेरी गर्लफ्रेंड का जो क्लिनिक है वहां पे पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे। अब पेशेंट आएंगे जो शुरू से बोलते रहेंगे टक 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 टक, ट्रीटमेंट के बीच में टक 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 कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छा ये वो। तो मैंने उसको साफ बोल रखा है, मैंने कहा शुरू से जो चिक चिक कर रहा है वो आखिरी तक चिक चिक करेगा, प्लीज ऐसे पेशेंट्स को मत लेना। तो उसने भी यही करना चालू कर दिया, वो भी पेशेंट नहीं लेती ऐसे। तो भैया मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कहोगे हाँ कर लेंगे, 25,000 रुपए आपको दिख रहा है, मरा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। नहीं करना, साफ साफ मना, पैसा रिटर्न वापस, नॉट वांटेड, गेट आउट। द मोमेंट यू रिटर्न मनी, अब आप कुछ करिए, आप ब्लॉक करो उसको, चाहे उसको फेसबुक पे ब्लॉक करो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करो, उसका फोन उठाओ ना उठाओ, यू आर नॉट बाउंडेड। अगर आपने पैसा ले रखा है तो आपको उसका फोन उठाना है, उसकी बातें सुननी है, उसके साथ बैठ के हाँ हूं ही करनी है। 1 घंटा जब आप टट्टी में बैठे हुए हो वहां फोन उठाओ, लेकिन द मोमेंट यू आर फ्री, पैसा आपने रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, अब आप आराम से मोबाइल चला रहे हो टट्टी में बैठ के, यू आर सिटिंग ऑन द टॉयलेट यूजिंग योर फोन, मे बी नॉट यूजिंग इट, who the hell cares। उसका फोन आए तो भी मत उठाओ, उसका फोन ना आए तो भी मत उठाओ, अब तो वैसे भी नहीं उठाओगे। एक केस ऐसा और हुआ था, क्या हुआ, मेरी एक पार्टी थी तो हमारे बैंड को इनवाइट किया गया,
तो हम लोग गए, जाना तो उन्होंने कहा कि आप ना एडवांस पेमेंट हमसे हमारे घर में आके ले लो। मैंने कहा सर हम घर में नहीं आते हैं, मैं एक इवेंट के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आ जाना। कहते ठीक है। भैया पहुँचे, गुड़गांव में इवेंट था, पहुँचे तो मेरे को 10 मिनट लेट हो गया, तो वो निकल गया था वहाँ से। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा सर आप यहाँ पे है नहीं, कहाँ चले गए, क्या हो गया? बोलते मैंने आपका 10 मिनट वेट किया। हाँ, इज दिस द वे यू डू द बिजनेस? तुम्हारा 10 मिनट मैंने वेट किया, 10 मिनट वहां पे पूरा। यू आर नॉट देयर, हु द हेल डू यू थिंक यू आर? मैंने कहा सर 10 मिनट वेट किया है, 10 घंटे वेट नहीं किया। आप बफर टाइम लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? आपको किसी ने मिलने के लिए बुलाया है तो 15 मिनट का बफर टाइम तो लेके चलो, 15-20 मिनट का। या मेरे को कॉल कर देते, आपने तो मेरे को मैसेज डाल दिया। कोई आदमी आपके पास राइडिंग करके और ड्राइविंग करके आ रहा है, कार से आ रहा, बाइक से आ रहा, कैसे भी आ रहा, आप उसको कॉल करोगे कि मैसेज डालोगे? ना आपने मुझे वॉइस कॉल किया व्हाट्सएप पे, ना आपने मुझे फोन कॉल किया। आप मुझे कॉल कर देते तो मैं बोलता आप रुक जाओ 2 मिनट में आ रहा हूं। कहता अच्छा चलो ठीक है मैं आता हूं। उसने फोन रखा। अब इतनी बहस हो चुकी थी मेरी उसके साथ। उधर से आया वापस घूमते हुए, तो एग्जिट पे खड़ा था वो, बिल्डिंग के एग्जिट पे, और मैं एंट्री पे खड़ा था क्योंकि मुझे बिल्डिंग के अंदर जाना था। तो उसका कॉल आया, कहता है मैं पीछे खड़ा हुआ हूं। मैंने कहा हाँ मैं आपको, आप दिख नहीं रहे हो। कहता हूं मैं ब्लैक मर्सिडीज में खड़ा हूं। बड़ा ताव से बोला ब्लैक मर्सिडीज। मैंने कहा सर ब्लैक मर्सिडीज हो चाहे रेड मर्सिडीज हो, मुझे इतनी लाइट्स है यहाँ पे, लाइट है, मुंह के सामने लाइट पड़ रही है, मुझे नहीं पता ब्लैक मर्सिडीज है। आपका नंबर क्या है गाड़ी का ये बताओ। तो गाड़ी का नंबर बताया मैं, उसने। वो निकला बाहर, मेरे पास आया, कहता है ठीक है आपको एडवांस पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? मैंने कहा नोएडा में रहता हूँ सर। कहते हैं ठीक है चलिए आधार कार्ड दिखाइए। तो मेरी बात यही हुई थी कि आधार कार्ड दिखा दूंगा आपको, क्योंकि इसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैक्सिमम जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जीएसटी देख के या फिर फॉर्मल रिसीट देख के मान जाते हैं, मतलब 99% क्लाइंट ये कह रहे थे मैं तो ऐसे आपको फेक जीएसटी दिखा दूंगा। मैंने कहा सर अगर ऐसे आप बिजनेस करने लगे तो चलो ठीक है कोई नहीं। मैंने क्या किया, उसको आधार कार्ड दे दिया अपना। आधार कार्ड दिया, उसने देखा, पहले आधार कार्ड की फोटो देखी, फिर मेरी शक्ल देखी, वापस किया। फिर कहता है नोएडा में कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा सर नोएडा में मैं यहाँ रहता हूँ इस जगह पे। बोलते हैं कि घर के कागजात दिखाओ। मैंने कहा एक काम करिए आप इधर लाइए। कहते क्या हो? मैंने कहा लो आधार कार्ड लाओ, पहले आधार कार्ड लाओ। मैंने कहा पहले ले लेता हूँ। तो मैंने रखा अपना वॉलेट में, मैंने पीछे डाला, गाड़ी स्टार्ट करी। मैंने कहा सुनो, इतनी जानकारी मैं पुलिस को भी ना दूं बिना वारंट के, आप होते कौन हो मेरे से पूछने वाले। मैंने गाड़ी घुमाई, मैं निकल गया। तो अब सवाल यह आता है कि आप कहां पे, मुझे पता था कि ये आदमी इतना ज्यादा घटिया है, इसकी कोई हद नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं, मुझे धूर्त लोमड़ियां और भेड़िए पहचानने में टाइम नहीं लगता। मैंने अपने आप को इतना पारंगत कर लिया है कि मैं देखते ही आदमी से बता दूंगा कि यह आदमी धूर्त लोमड़ी है या भेड़िया है, और मैं बात करते ही बता दूंगा मुझे इसके साथ काम करना है नहीं करना, इसके साथ उठना बैठना है कि नहीं बैठना, इससे दूर रहना है, इसके पास रहना है। जब मैं वहां से बाइक से निकला, उसने फिर से मेरे को कॉल किया, कॉल करता रहा, मैंने उठाया नहीं कॉल। मुझे पता था मुझे काम ही नहीं करना मुझे इसके साथ। कई लोग यही चक्कर पड़ जाते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं। इट्स नॉट कि भैया पैसा, इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए आपको फ्रीडम, आपकी फ्रीडम कहां कॉम्प्रोमाइज हो रही है। पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। लोग इतना ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, लोग कार ले लेंगे, चादर से ज्यादा पैर फैलाएंगे क्योंकि पड़ोसी ने कार ले रखी, बीवी प्रेशर कर रही है,
और फिर परेशान होते रहते हैं, फिर कहते हैं भैया क्या करें जिंदगी में। अरे आप मिस्टर भौतिक से क्यों उधार ले रहे हो? मिस्टर भौतिक से आप कोई भी चीजें लोगे वो आपसे सूद समेत वापस लेगा, और वो मैक्सिमम चीजें आपके फ्रीडम से लेता है। वो कहता है ठीक है कार मिल गई, लेकिन टेंशन दे रहा हूं ईएमआई की, ईएमआई की टेंशन है। उसके बाद अगर कार पे कोई स्क्रैच लग गया या कार चोरी हो गई तो उसकी डबल टेंशन। ठीक है, तो दिखावा तुम कर लोगे, लेकिन दिखावा कीमत के साथ आएगा। वो कीमत तुम्हारे जिंदगी की जो स्वतंत्रता है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड है, उसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे को चाहिए। आई नीड सम ऑफ द भाग, सम ऑफ द पार्ट ऑफ योर पीस। मुझे आपकी शांति चाहिए। और आपने कार नहीं ली, आप प्रभावित नहीं हुए सोसाइटी से। कौन कर रहा है आपको प्रभावित? आपको प्रभावित कौन कर रहा है? सोसाइटी तो कर रही है। और कौन कर रहा है कि बेटा 30 से पहले शादी कर लो, या शादी कर लो, या बच्चे कर लो, कार तो खरीदनी चाहिए, एक कार तो होनी चाहिए, एक कार तो होनी चाहिए। अरे भैया मत लो ना। और जो कह रहा है उसको छोड़ो, हिम्मत रखो। अरे अपनी बीवी को कैसे छोड़ दें? छोड़ दो। जिस बीवी को यही नहीं समझ में आ रहा कि कार नहीं होनी चाहिए और पीछे पड़ी हुई है, छोड़ दो। और कभी भी भूल के बीवी की कमाई से खा मत लेना। अगर तुमने बीवी की कमाई से खाया तो आज नहीं तो कल तुमको सुनाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी के पैसे नहीं लेने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यही सेम चीजें लड़कियों के साथ भी है। अगर लड़की कोई, जैसे आप अब लड़कियां क्या करती हैं, अपना बीएससी किया, बीए किया, उसके बाद क्या किया? शादी कर लिया, हो गई शादी। अब पति के पैसे पे जी रही हैं हाउसवाइफ बन के। फिर पति आता है, मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर लिया तुमने इतना सारा, मेरी कार, मेरा घर, दफा हो जाओ यहां से। ये फिर आपको बुरा लगेगा, लगना ही चाहिए। आप क्यों यूज कर रहे हो? आपका अपना इंडिविजुअलिटी क्यों नहीं है? आप पति के कार में बैठे हो सकता है पूरा समाज कह रहा है आपकी कार है, पूरा समाज कह रहा है आपकी कार है, लेकिन आपको तो पता है ना आपकी कार नहीं है। और कल को आपके पति ने आपको सुना दिया कि मेरी कार में बैठी है, मेरा पैसा है, ये आईफोन मैंने दिया, ये हीरे जवाहरात मैंने दिए, तो क्या करेगी? सेम गोज फॉर पति। एक पति अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। तो ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, हीरे जवाहरात, कार, आईफोन, ये वो, कार, ये सब दुनिया की सारी चीजें, इसको यूज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टर भौतिक के कुछ रूल्स हैं। मिस्टर भौतिक ये कह रहे हैं कि आप यूज करिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड चाहिए और आपकी फ्रीडम चाहिए। और यही दोनों चीजें, इस चीज के लिए आदमी, तो यार फ्रीडम के लिए आदमी क्या क्या नहीं किया इस देश में। आपको लगता है सबसे बड़ी चीज फ्रीडम नहीं होती है? फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं लोग। एक जॉब के चक्कर में लोग अपना पैशन छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग। हर जगह तो कॉम्प्रोमाइज है, और क्या नहीं है? 10 से लेकर 6 बजे तक काम कर रहे हैं, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज। और बताइए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज्ड है। और फ्रीडम सबसे बड़ी चीज है। सोचिए आपकी बीवी आपको कहीं जाने ही ना दे, कहे मेरे साथ बैठो, मेरी ही बातें सुनो, मेरी ही पूजा करो, मेरे लिए सामान लाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना अपने दोस्तों से मिलने दूंगी, मेरे टाइप के गाने सुनो, मेरी टाइप की मूवी देखो, जो मैं कह रही हूं वो करो। गुलाम बना लिया आपको। तो अब बताइए, ये होता भी एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज हो गई फ्रीडम। और आपको लगता है बीवी सुख है? बीवी सुख नहीं है, फ्रीडम सुख है भैया। आदमी को हर एज में गलत फहमी होती है। 15 साल की उम्र में लगेगा
कि यार कब मैं 18 साल का हो जाऊं, फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। फिर 18 साल की उम्र में आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि यार अब 12वीं हो गई, अब मुझे ना साइंस स्ट्रीम में कुछ करना है। फिर मैं कॉलेज करता हूँ, कॉलेज करूँगा तो मैं फिर ये हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। कॉलेज किया, वहाँ पे गलत फहमी हुई, फिर उसके बाद जॉब अपने मन की नहीं लगी। फिर उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब इस लड़की से शादी हो जाएगी तो जॉब में जो ये लड़की है, नौकरी में जो ये ऑफिस में जो लड़की है, उससे शादी हो जाएगी, तो वहाँ गलत फहमी। फिर सोचते हैं कार खरीद लेंगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वहाँ गलत फहमी। फिर जब कार खरीद लेते हैं सोचते हैं बच्चा पैदा कर ले, वहाँ गलत फहमी। फिर बच्चे को कुछ बनाना है, कुछ 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 बड़ा करना, हम तो कुछ कर नहीं पाए, अब बच्चे को बनाएंगे, यहाँ गलत फहमी। तो उससे हमें हर तरफ, हर एक उम्र में आदमी को गलत फहमी होती है। ये आदमी गलत फहमी में पैदा होता है और गलत फहमी में मर जाता है। बस यही है, यही दो चीजें हैं। एक आदमी गलत फहमी पैदा होता है और गलत फहमी में मर जाता है, और कोई चीज नहीं है। हर तरफ गलत, जैसे आप लोगों को भी बहुत सारी गलत फहमियां होंगी। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो वो भी गलत फहमी है, क्योंकि उसके बाद भी और भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद भी एक पॉइंट आता है जहां आपके पास सब कुछ होता है, आपको लगता है आपके पास टाइम आ जाएगा, मनी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। टाइम भी आ गया, मनी भी आ गया, फिर वहां पे भी एक गलत फहमी हो जाएगी। फिर सब कुछ हो गया, फिर आप देखोगे आपका जीवन निकलता जा रहा है, सब कुछ सही है, फाइनेंशियल सही है, घर वाले सही हैं, सब कुछ सही है, आपको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो गया है, फिर भी आपको लगेगा कि यार टाइम निकलता जा रहा है, कुछ ना कुछ आखिरी लाइफ के आखिरी मोड़ पे आपको यह पता चलेगा कि अच्छा ये सब जो कुछ भी हुआ सब बेकार था। मैंने अपनी पूरी लाइफ गवा तो दी, बाकियों के कंपैरेटिवली मैंने सही लाइफ जी है, लेकिन जो अल्टीमेट लिबरेशन है वो नहीं हो पाया। और फिर आपकी वो साइकिल चालू होगी वापस, फिर वही स्ट्रगल, फिर वही चीज़ें, फिर वही स्कूल, फिर वही 11वीं 12वीं। और आज का टाइम तो फिर भी स्वस्थ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप अगली बार बर्थ लो तो कोई भरोसा नहीं कब क्या टाइम कहाँ चला जाए। हो सकता है बीमारी में पैदा हो सकता है ऐसी जगह पैदा हो जहां पे पेंडेमिक हो, कोई भरोसा नहीं है। तो आज का टॉपिक शुरुआत कहीं हुई थी, कहीं और चले गए, उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग का पार्ट ही है गलत फहमी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।